हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम अपने चैनल पर क्लास 10 फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। क्लास 10 फिजिक्स शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते थे कि फिजिक्स होता क्या है। देखियो, ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति गणित भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति गणित भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति या परावर्तित घटनाएं। प्रकृति या परावर्तित घटनाएं। तो फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स कहलाता है। जितने भी हमारे चारों ओर प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही है, उन सभी का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, ये सभी जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हमारे चारों ओर हो रही है, उन सभी का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे फिजिक्स क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में इसे फिजिक्स कहा जाता है। तो अब बात आती है फिजिक्स के पिता क्या होते हैं। फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है? अब बात आती है फिजिक्स के पिता किसे कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे फिजिक्स का पितामह कौन है, फिजिक्स का जनक कौन है, तो फिजिक्स का जनक फिजिक्स का जनक फिजिक्स का जनक न्यूटन को माना जाता है। फिजिक्स का जनक न्यूटन को माना जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भौतिकी का पिता आधुनिक भौतिकी आधुनिक भौतिकी का पिता एल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। आइंस्टीन। अगर आपसे कोई पूछे कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, सर आइजैक न्यूटन। अगर आपसे कोई पूछे आधुनिक भौतिकी का पिता कौन है, एल्बर्ट आइंस्टीन। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको फिजिक्स के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी होती होगी। अब हम जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10 फिजिक्स हम अब पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं ये प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले इस प्रकाश को समझ लेते हैं आखिर ये प्रकाश होता क्या है। इंग्लिश में इसे लाइट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रकाश, आखिर ये प्रकाश होता क्या है। प्रकाश। अब हम देख लेते हैं ये प्रकाश होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको वस्तु कैसे दिखाई दे रही है, तो शायद आप में से बहुत से बोलेंगे कि सर हमारे पास आंखें हैं इसलिए हमें वस्तु दिखाई दे रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप एक कमरे में पढ़ रहे हैं, वहां पर लाइट जली हुई है और अचानक से लाइट चली जाए, तो क्या आपको पूरा स्पष्ट दिखाई देगा? आपका आंसर होगा आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। आपके पास आंखें तो है, लेकिन तब भी आपको वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है। तो अगर आपको किसी चीज को देखना है, तो आपको कम से कम दो चीज की आवश्यकता होती है। एक तो आपके पास प्रकाश होना चाहिए, एक तो आपके पास स्वस्थ आंखें होनी चाहिए। यदि इन दोनों में से आपके पास एक भी चीज नहीं है, तो आप वस्तु नहीं देख सकते। अगर एक चीज है दूसरी नहीं है, तब भी आप वस्तु नहीं देख सकते। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। बिना प्रकाश के हम वस्तु नहीं देख सकते। तो प्रकाश क्या है, इससे डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को दिखाने में सहायता करते हैं। बिना प्रकाश के हम वस्तुएं नहीं देख सकते। अब देखिए, दो चीजें होती है। एक तो वो चीजें जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि।
सॉरी। और दूसरी वे चीजें जिनका स्वतंत्र प्रकाश नहीं होता, जैसे मार्तर है, इसका स्वतंत्र प्रकाश नहीं है लेकिन ये हमें फिर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कैसे दिखाई दे रहा है? स्रोत से आने वाली लाइट इस पर पड़ रही है, इस पर टकराने के पश्चात हमारी हाथ तक पहुंच रही है, तभी हमें ये मार्तर दिखाई दे रहा है। तो दो तरह की वस्तु होती है, एक तो वे वस्तु होती है जिनका स्वतंत्र प्रकाश होता है, ऐसी वस्तु जिनका स्वतंत्र प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, जैसे सूर्य, वैद्युत बल्ब आदि। लेकिन ऐसी वस्तु जिनका स्वतंत्र प्रकाश नहीं होता, वे प्रकाश तो परावर्तित करती है, उसके बाद हमें दिखाई देती है। जैसे आपके पास कोई भी वस्तु है, मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर पर प्रकाश पड़ा, टकराने के बाद हमारे हाथ तक आया, तभी हमें ये मार्कर दिखाई देता है। तो वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो आपके पास होती है प्रदीप्त वस्तुएं, एक तो आपके पास होती है प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, और दूसरी होती है आपके पास अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका स्वतंत्र प्रकाश होता है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट आदि। तो प्रदीप्त वस्तु क्या है? वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे वैद्युत बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, तारे आदि। तो वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, और वे सभी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन वे प्रकाश तो परावर्तित करती है, उसके बाद ही हमें दिखाई देती है, तो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा ये प्रकाश को परावर्तित करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे मेज, टेबल, कुर्सी, चंद्रमा और अन्य ग्रह। चंद्रमा का स्वयं प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा हमें सूर्य के प्रकाश से प्रभावित नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार चंद्रमा के अलावा जितने भी ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, मंगल, बुध, वे सभी जो ग्रह है ना, सूर्य के प्रकाश से प्रभावित नहीं हमें दिखाई दे रहे। तो अगर आपसे कोई पूछे चंद्रमा तो आप किस वस्तु में रखोगे, अप्रदीप्त वस्तु में या प्रदीप्त वस्तु में? तो चंद्रमा याद रखना, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चंद्रमा कौन सी वस्तु है, अप्रदीप्त है कि प्रदीप्त है? तो चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये हमें सूर्य के प्रकाश से प्रभावित नहीं दिखाई देते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है। अति यह प्रकाश की तरीके से व्यवहार करता है, क्या ये एक कण की तरह व्यवहार करता है, क्या एक वेव की तरह व्यवहार करता है। तो हम देख लेते हैं प्रकाश की प्रकृति। अब हम देखते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश की प्रकृति के बारे में बहुत से साइंटिस्टों ने अपना अपना मत दिया। कुछ साइंटिस्टों ने प्रकाश तो वेव था कि प्रकाशित वेव है, प्रकाश वेव के रूप में चलता है। कुछ साइंटिस्टों ने प्रकाश तो पार्टिकल था कि प्रकाश पार्टिकल के फॉर्म में चलता है। तो जब ऐसे साइंटिस्ट लोग स्टडी करते गए तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश पार्टिकल के रूप में भी चल सकता है और प्रकाश वेव के रूप में भी चल सकता है। तो प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है, लाइट हैव डुअल नेचर, प्रकाश दोहरी प्रकृति रखता है।
प्रत्याश दोहरी का मतलब होता है द्वैत, प्रत्याश द्वैत, द्वैत का मतलब दो, प्रत्याश द्वैत प्रकृति, प्रत्याश द्वैत प्रकृति रखता है। नंबर 1 पार्टिकल नेचर कण प्रकृति, नंबर 1 पार्टिकल नेचर कण प्रकृति, नंबर 2 वेव नेचर तरंग प्रकृति, वेव नेचर तरंग प्रकृति। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है, कण प्रकृति तरंग प्रकृति। प्रकाश कण प्रकृति रखता है, यह बताने वाले साइंटिस्ट थे न्यूटन। न्यूटन साहब ने बताया था कि प्रकाश पार्टिकल के रूप में आगे बढ़ता है। वेव नेचर के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे हाइगेंस। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। अब आप इन्हें डीपली पढ़ लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, वेव नेचर और लाइट जो है 30-30 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और 30-30 वेव से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में। प्रकाश की कण प्रकृति, तो प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट न्यूटन थे। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को हमने फोटोन कहा। तो प्रकाश, तो ये आपसे पूछे प्रकाश किन कणों से मिलकर बना होता है, प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश फोटोन नामक, प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। इन फोटोन की विशेषता होती है, फोटोन्स आर मासलेस, फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता है, ये मासहीन होते हैं। तो फोटोन्स आर मासलेस, फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता है, फोटोन में द्रव्यमान नहीं होता है। ये फोटोन ऊर्जा के थैले होते हैं। प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट हाइगेंस थे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश कौन सी तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, क्लास 10 के हिसाब से बहुत ही अच्छी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको इसकी बता रहा हूँ। वे तरंगे जो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, वे तरंगे जो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, वे तरंगे जो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। इन तरंगों की खास बात होती है, इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकती है। इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात का मतलब होता है बिल्कुल खाली स्थान, खाली जगह, जहाँ पर कुछ भी ना हो, जहाँ पर हवा भी ना हो, ठोस भी ना हो, द्रव भी ना हो, गैस भी ना हो। तो निर्वात का मतलब है बिल्कुल खाली स्थान, जहाँ पर हवा भी ना हो। जैसे अंतरिक्ष है आपका, वहां पर कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो निर्वात का मतलब होता है बिल्कुल खाली स्थान, जहाँ पर हवा भी ना हो, कुछ भी ना हो, उसे हम निर्वात बोला जाता है। तो इसमें बताया इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब माध्यम वहां पर कोई सा है ही नहीं, न तो ठोस है, न द्रव है, न गैस है, कुछ भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं वो निर्वात है। तो ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती है,
ये तरंगे निर्वात में भी, ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती है। अब बात आती है, यदि हम प्रकाश को वेव नेचर माने कि प्रकाश वेव के रूप में आगे बढ़ता है, तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, तो इस आधार पर कौन कौन से वो इंसिडेंट हैं जो घटित होती है। तो प्रकाश को वेव मानते हुए, प्रकाश को वेव मानते हुए व्यतिकरण, व्यतिकरण विवर्तन, व्यतिकरण विवर्तन तथा ध्रुवीकरण, तथा ध्रुवीकरण की घटना को समझाया जा सकता है, घटना को समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवीकरण प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित है। प्रकाश को तरंग मानकर व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवीकरण की घटना को समझा जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम प्रकाश को पार्टिकल माने तो प्रकाश को पार्टिकल मानकर तीन तीन इंसिडेंट तो समझा जा सकता है। तो प्रकाश को कण मानकर परावर्तन, प्रकाश को कण मानकर परावर्तन अपवर्तन तथा विद्युत प्रभाव की घटना को समझा जा सकता है, विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया जा सकता है। प्रकाश को कण मानकर परावर्तन अपवर्तन तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझा जा सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो कक्षा 10 के अंतर्गत हम प्रकाश का परावर्तन भी पढ़ने वाले हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर पर आधारित है, अपवर्तन भी लाइट के पार्टिकल नेचर पर आधारित है। जब आप क्लास 12 में जाओगे तो वहां पर आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये भी प्रकाश के पार्टिकल नेचर पर आधारित है। तो प्रकाश को कण मानते हुए परावर्तन अपवर्तन तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझा जा सकता है, जबकि प्रकाश को वेव मानते हुए व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवीकरण की घटना को समझा जा सकता है। आज हमने क्या किया फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने लाइट और उसके बारे में बहुत ही इंपोर्टेंट बातें पढ़ी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको एक बेसिक लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।